हम लोग आए हैं यहाँ पे एक वाइनरी में। यहाँ अंगूर की खेती होती है और इस अंगूर की खेती से बनती है वाइन। दो तरह के अंगूर होते हैं, खाने वाले अंगूर और वाइनरी प्रजाति के अंगूर। पूरा ऑटोमेटेड है, इस पौधे को पानी की ज़रूरत लगती है तो अपने आप वहाँ एक सिस्टम लगा हुआ है जो ये मशीन को सिग्नल देता है और अपने आप जो है ये सिस्टम चालू होकर के में चला जाएगा। ये वाइनरी है, अंगूर से वाइन यहीं पे बनाई जाती है और 100% जो है वो ग्रेप जूस का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम लोग वाइन बनाते हैं। ओक ट्रीटमेंट, फिल्ट्रेशन, फाइन फिल्ट्रेशन, ये सब करके तो वाइन को बनने में करीब करीब 1 साल भर का, 1.5 साल का समय लगता है। वाइन और शराब ये डिफ्रेंशिएट कर पाना बड़ा मुश्किल था कुछ समय पहले तक। आपको जो है लिकर दे दी जाती है और वो छुप करके पी जाए। ये उस तरीके का ड्रिंक नहीं है, ये एक सोशल ड्रिंक है या ये एक फैमिली ड्रिंक है। और ये पूरा वाइन जो बनता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू बनता है। इसके अंदर जो अल्कोहल बनता है वो नेचुरली बनता है। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। देखिए, मध्य प्रदेश का रतलाम जो है उसकी पहचान कही जाती है सेव, साड़ी और सोना। सेव, साड़ी और सोने के हमने आपको ढेर सारे वीडियोस दिखाए हैं, दिखाते रहेंगे। लेकिन ललन टॉप की टीम जब रतलाम पहुंची तो यहाँ पर ये एक चीज़ के लिए और मशहूर है। मेरे पीछे जो आपको ये दिख रही है फसल, ये जो पौधे दिख रहे हैं, ये अंगूर के हैं। यहाँ अंगूर की खेती होती है और इस अंगूर की खेती से बनती है वाइन। हम लोग आए हैं यहाँ पे एक वाइनरी में, अम्बी वाइनरी में, और समझेंगे कि पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे वाइन बनाई जाती है, कैसे ज़ीरो से वो स्टेप शुरुआत होता है और किस तरीके से सरकार ने उसमें मदद की, किस तरीके से यहाँ के किसानों ने अपनी ज़मीन को उन्नत करने के लिए काम शुरू किया। हमारे साथ सर मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र पाटीदार है। जितेंद्र जी, तो मैं आपसे सीधा सवाल यही पूछूंगा कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, किस सोच के साथ आपने शुरू किया? जी, देखिए, अपने आप में बड़ा ही एक कहना चाहिए एक अलग तरह का प्रोजेक्ट है ये। हमारा किसानों का एक ग्रुप है जिसमें हम लोग 18-20 फार्मर हैं और ये जो वाइनरी है कोऑपरेटिव मॉडल के अंदर हम लोग संचालित कर रहे हैं 2006 से। तो अंगूर की खेती हम लोग पिछले कई सालों से कर रहे थे। पिछले 40 साल से अंगूर की खेती हो रही थी। ऑलमोस्ट 1980 से अंगूर की खेती यहाँ पे हो रही थी। लेकिन पहले खाने वाले अंगूर कर रहे थे, पर समय के साथ में क्या है, उत्पादन लागतें बढ़ती चली जा रही थी और जो पूरे देश के किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, वही हमारी भी समस्या रही कि उत्पादन लागत बढ़ रही थी और जितना उसका प्राइस मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा था। तो क्या हुआ कि घाटे का सौदा होती जा रही थी खेती, और जहाँ अंगूर जो है वो 3-4 हज़ार एकड़ में चला गया था रतलाम जिले के अंदर खाने वाला अंगूर, वही घट कर के और मात्र 32 एकड़ के रकबे तक ही जा कर के सीमित हो गया। तो उसी समय जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने अंगूर प्रसंस्करण नीति बनाई और चूंकि हम लोग महाराष्ट्र से काफ़ी जुड़े हुए हैं, उद्यानिकी फसलें यहाँ सबसे अच्छी होती है रतलाम जिले के अंदर, अंगूर की खेती भी महाराष्ट्र से सीख करके आके और यहाँ पे कर रहे हैं। तो वहाँ सरकार ने पॉलिसी बनाई और कई सारे किसानों ने वहाँ वाइनरीज लगाना शुरू करी। तो हमारे मिलने वाले जो मित्र लोग थे किसान, और उसमें जो किसान लीडर थे एक स्वर्गीय माधवराव जी मोरे साहब, तो उन्होंने प्रेरणा दी कि आप भी आपके यहाँ ऐसा प्रयास करिए, सरकार से आप कहिए कि आपके अंगूर प्रसंस्करण नीति बनाए और आप लोग भी वाइनरी प्रजाति के अंगूर लगाइए, ताकि उसमें क्या है कि किसान को निश्चित इनकम होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है और वाइनरी सारे अंगूर खरीदती है और किसान को अच्छी इनकम होती है ट्रेडिशनल क्रॉप की तुलना में, और फिक्स इनकम होती है हर साल। तो इस तरीके से इसमें आने का सफ़र शुरू हुआ जी। और अंगूर के अलावा और किस किस चीज़ की खेती यहाँ पे करते हैं आप लोग ज़्यादा? यहाँ पे देखिए, रतलाम ज़िला जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में या कह लें कि उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े हिस्से के अंदर जो है वो उद्यानिकी फसलों के लिए जाना जाता है। यहाँ अंगूर, पपीता, स्ट्रॉबेरी, अनार, ड्रैगन फ्रूट, और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा रकबा जो थाई गुआवा का है वो रतलाम ज़िले और आसपास के ज़िलों में लगा हुआ है, मालवा बेल्ट के अंदर। तो उद्यानिकी में ये बहुत ही अच्छा ज़िला है, मौसम बहुत अनुकूल है, किसान मेहनती है, तो इसलिए यहाँ कई प्रकार की उद्यानिकी फसलें यहाँ पे
किसान कर रहे हैं। और जो वाइन है क्या वो सिर्फ अंगूर से तैयार होती है या और भी जो खेती होती है उनमें से भी किसी उससे? देखिए अभी जो हम एमबी वाइन के अंदर जो वाइन बना रहे हैं वो अंगूर से ही वाइन बना रहे हैं सारी, और अंगूर भी वाइन अंगूर हमने सारे 100% लगा रखे हैं। ओके। 2 तरह के अंगूर होते हैं, खाने वाले अंगूर और वाइनरी प्रजाति के अंगूर। तो हम जो एमबी वाइन बनाते हैं वो 100% वाइनरी प्रजाति के अंगूर, जो फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अलग अलग देशों की प्रजातियां हैं वाइन की, जो ओके। डेडिकेटेडली वाइन के लिए ही बनी हुई है, उसी से वही हमने लगा रखे हैं और उसी से हम वाइन बनाते हैं। जी, आपने तो हमें ये खेती दिखाई यहाँ पे किस तरीके से होता है, प्रोसेस क्या है वो भी आप दिखाएंगे हमें। तो चलते हैं एक बार इनकी फैक्ट्री में और जानते हैं कि प्रोसेस किस तरीके से होता है। जी जी बिल्कुल। देखिए खेती हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से अंगूर की खेती होती है और फिर वाइन के लिए जो अंगूर तैयार होता है। अब उस सॉइल में क्या कमी है, उस पौधे में क्या कमी है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें कैसे उनकी पूर्ति की जाती है, वो सारी चीज़ें हम समझते हैं सर से। अंगूर के पौधे और जो खेती होती तो पूरी साइंटिफिक तरीके से हम लोग करते हैं। जी। जैसे 16 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है पौधों को, तो जिन तत्वों की कमी होती है सॉइल टेस्टिंग से हमको पता चल जाता है और पीटीओल टेस्टिंग से हमको पता चलता है कि पौधे में क्या स्टेटस है। तो ये ड्रिप इरिगेशन विद फर्टिगेशन ऑटोमेशन सिस्टम है, इसके माध्यम से जो है वो हम लोग जो भी सूक्ष्म तत्व है जिनकी कमी आ रही है उसको शेड्यूल कर देते हैं हम लोग, और ऑटोमेटिकली जो है वो अलग अलग प्लॉट के अंदर शेड्यूल फॉर्मेट में चलते रहते हैं। दूसरा क्या है, ये पूरा जो है वो पूरा ऑटोमेटेड है। इसमें जैसे सॉइल सेंसर लगे हुए हैं, तो सॉइल सेंसर से जब पौधे को पानी की ज़रूरत लगती है तो अपने आप वहाँ एक सिस्टम लगा हुआ है जो ये मशीन को सिग्नल देता है और अपने आप जो है ये सिस्टम चालू होकर के, और मान लीजिए जैसे 4 नंबर के प्लॉट में ज़रूरत है पानी की तो उसमें चला जाएगा। फिर जब पानी की पूर्ति हो जाएगी तो अपने आप बंद होकर के और किसी प्लॉट के अंदर चला जाएगा जिसमें भी ज़रूरत होती है। तो ये पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो इरिगेशन और फर्टिगेशन का जो है वो आप देख रहे हैं इंस्टॉल किया हुआ है 2016 से। हमने आपको दिखाया किस तरीके से खेतों में वाइन के लिए अंगूर उगाया जाता है, उसकी खेती की जाती है और उसके बाद वो फैक्ट्री तक कैसे पहुंचता है, क्या पूरा प्रोसेस होता है, वो समझाने के लिए अब हम यहाँ पे इनके प्लांट में आ गए हैं। जीतू जी, क्या प्लांट है ये वाइनरी है, जी। अंगूर से वाइन यहीं पे बनाई जाती है। और ये इसकी जो प्रोसेस शुरू होती है, अंगूर जब मैच्योर होने आते हैं तो उसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं उसमें कितना डिग्री ब्रिक्स उसमें शुगर आया है, उसका टीएसएस क्या है, और उसके बाद में एक हार्वेस्टिंग डेट डिसाइड होती है। उस हार्वेस्टिंग पे हम हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट करके अंगूर को यहाँ लाया जाता है। फिर यहाँ जो है वो क्रशर के अंदर उसको डालते हैं जिसमें डंठल अलग हो जाते हैं, बेरी विथ सीड एंड स्किन वॉल्यूमेट्रिक पंप के थ्रू ये फर्मेंटेशन वेसल्स के अंदर चले जाते हैं। फिर ये जो आप पीछे देख रहे हैं सारे फर्मेंटर्स है, इनके अंदर फर्मेंटेशन होता है, उसमें ईस्ट इनोकुलेट करते हैं। और फर्मेंटेशन जो है वो अलग अलग वाइन का अलग अलग टाइम पीरियड होता है फर्मेंटेशन का, तो 7 दिन से लेकर के और 1 महीने भर तक की या कम ज़्यादा जो है वो 15 दिन आगे पीछे उसकी फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। तो ठंडी प्रोसेस होती है, चीलिंग प्रोसेस होती है। जो आप फर्मेंटर पीछे देख रहे हैं 2 लेयर में बने हुए हैं, और बीच की लेयर में जो है वो ग्लाइकोल और ठंडा पानी सर्कुलेट होता है जो अंदर जो अपना जूस रखा हुआ है, जो वाइन रखी हुई है उसको ठंडा करता है। तो पूरी चीलिंग प्रोसेस है और 100% जो है वो ग्रेप जूस का इस्तेमाल करके, वाइन ग्रेप जूस का इस्तेमाल करके एमबी वाइन पे हम लोग जो है ये पूरे हाइजेनिक तरीके से, प्रॉपर तरीके से, इंटरनेशनल क्वालिटी, इंटरनेशनल नॉर्म्स को मेंटेन करते हुए यहाँ पे हम लोग वाइन बना रहे हैं। वाइन बना रहे हैं जी। तो जैसे जब वहाँ से खेत से अंगूर आया जी। जो आपने टेस्ट किया, तो वो कहाँ होता है, वो यहीं पे होता है? हाँ बिल्कुल, हमारी आप मुझे वो लेबोरेटरी सारी में चीज़ें दिखा सकते हैं? जी, हमारी लैब बनी हुई है, उसमें हम लोग टेस्टिंग करते ठीक हैं। है। और टेस्टिंग करने के बाद में फिर जो है जैसे ये मशीन आप देख रहे हो, ये इसको जी। न्यूमेटिक प्रेस कहा जाता है। ओके। अभी चूंकि सीज़न ख़त्म हो गया है, इसमें क्या होता है वाइनरीज में 70% काम सीजनल होता है जब अंगूर की सीज़न होती है। तो हमारे यहाँ जैसे अंगूर की सीज़न दिसंबर से लेकर के और मोटा मोटी जो है मार्च अप्रैल तक सीज़न रहती है। तो वो सीज़न अभी इस साल करीब करीब ख़त्म हो चुकी है, तो इसलिए अभी चूँकि वो प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगी अपने को, पर उस समय अंगूर आना, क्रश होना, फिर फर्मेंटर्स में जाना, फिर उसमें जो है वो कोल्ड सोकिंग, फिर उसमें पंप ओवर्स है ना, पंच डाउन्स, ये सब प्रोसेस जो है वो उस समय होती है। अभी जो होता है उसमें अभी क्या करते हैं कि हम टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, फिर एजिंग प्रोसेस अभी होती है, फिल्ट्रेशंस होते हैं उसमें, एंड फिल्ट्रेशन के बाद में बॉटलिंग का काम जो है वो हम देखेंगे अभी, वो भी अभी चालू है, तो वो काम अभी इसमें अभी चलिए, होता है। दिखाइए फिर जी, हमें। आइए चलते हैं। देखिए अब ये पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे वाइन आती है, आगे बढ़ती है जी। क्रशिंग हो गई, क्रशिंग होने के बाद में अंगूर फर्मेंटेशन के लिए चले गए ठीक है। टैंक के अंदर, फिर ईस्ट डालते हैं, फर्मेंटेशन होता है,
तो जो कि 1 महीने में या 15 दिन में या 1.5 जैसे अलग अलग वेराइटियों के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद स्किन और सीड को अलग निकाल देते हैं, मेलेक्टिक फर्मेंटेशन होता है, फिर एजिंग होती है, फिर उसको जो है वो ओक ट्रीटमेंट, फिल्ट्रेशन, फाइन फिल्ट्रेशन, ये सब करके तो वाइन को बनने में करीब करीब 1 साल भर का 1.5 साल का समय लगता है। और फाइनली ये जो पास का जो हॉल दूसरे नंबर का आपने देखा उसके अंदर आती है और वहाँ से फिर ये बॉटलिंग के लिए बॉटलिंग लाइन में आ जाती है। तो फिर जो है उसके बाद बॉटलिंग की जाती है इसकी। तो इस तरीके से एक पूरा साल 1.5 साल का प्रोसेस है पूरा वाइन बनने से होने के बाद फिर यहाँ पे आ जाता है। हाँ, ये बॉटल वॉशर आप देख रहे हैं। अच्छा, तो ये बॉटल वॉशर लगा हुआ है, चालू कर देना 1 मिनट। तो ये बॉटल वॉशिंग के इसमें गर्म पानी और ठंडे पानी से इसमें जो है वो वॉशिंग चलती है इसके अंदर। गर्म और ठंडे दोनों से वॉश हो करके फिर इधर कन्वेयर बेल्ट पे लगा देते हैं इसको। कन्वेयर बेल्ट से ये जो है फिलिंग और यहाँ से जो है फिलिंग और फिलिंग के बाद में कैपिंग और लेबलिंग, ये पूरा यहाँ से चलते हुए जाती है। फिलिंग कहाँ पे होती है? देखिए आज ये कन्वेयर बेल्ट है आ रही है और यहाँ से सारी बॉटल्स यहाँ पे आ रही है। ये फील हो रही है और फील होते हुए इधर से कैपिंग हो करके इसमें फील अभी चालू कर अभी इसमें फील होगी, फील हो करके कैप लग करके और उसके बाद में जो है यहाँ पे फिल हो रही है। हाँ जी, यहाँ पे फिल हो रही है पूरी। तो इस तरीके से जो है इसकी पूरी प्रोसेस जो है वो ये कंप्लीट होती है और पैकिंग पूरी यहीं पे यहीं पे हो जाती है, लेबलिंग वगैरह सब यहीं हो जाती है, सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक है। फिर इसके बाद इसका टेस्टिंग, उसका क्या प्रोसेस होता है? हाँ, टेस्टिंग के लिए क्या होता है कि क्वालिटी चेक के लिए तो पहले हम लोग ब्लेंड जब बनाते हैं तब क्वालिटी चेक होता है, फिर उसके बाद में ड्यूरिंग द बॉटलिंग होता है, बॉटलिंग होने के बाद में क्वालिटी चेक होता है। और जो पैरामीटर्स इसके हैं वो पूरे पैरामीटर्स सारे मेंटेन करते हुए ही उसको हम लोग फिर लास्ट में डिस्पैच करते हैं। ठीक है। एक सवाल और है मेरा आपसे, जो जैसे कि झाबुआ रतलाम में एक बड़ी समस्या है पलायन की। हाँ जी। आपके इस प्लांट से, इस सेटअप से कितने लोगों को रोज़गार मिला? किस तरीके से उस समस्या को थोड़ा दूर करने की कोशिश हुई? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हमारे यहाँ पे जो झाबुआ, अलीराजपुर, जोबट और रतलाम ज़िला जो है ये आदिवासी बहुल क्षेत्र आता है और यहाँ से चूँकि जो भी आदिवासी भाई लोग हैं वो अपनी मजदूरी या अपनी आजीविका के लिए गुजरात या राजस्थान या अन्य प्रदेशों में पलायन करके जाते हैं। लेकिन जैसा कि आपने देखा, हमने आज देखा कि यहाँ पे तीतरी गांव और आसपास बहुत अच्छी उद्यानिकी की फसलें हो रही है। और यदि मैं बात करूँ इस वाइनरी की, तो इस वाइनरी से कम जो है वो 2,500-3 हज़ार लोगों को रोज़गार मिल रहा है, विशेष रूप से खेती के अंदर। क्योंकि वाइन अंगूर की खेती के अंदर बहुत सारे लेबर लगते हैं। हमारे गांव में रोज़ के करीब 1-1.5 हज़ार लेबर रोज़ की उतरती है। जो सारी खेती होती है हमारे यहाँ, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, पपीता है ना, ड्रैगन फ्रूट, ये सब चीज़ें होती है। तो इतने सारे लोग यहाँ रुक रहे हैं और इस प्लांट में भी कई सारे लेबर जो है वो इस प्लांट के अंदर काम कर रहे हैं। तो यहाँ जो है 50 किलोमीटर से लेकर के और 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक की लेबर हमारे यहाँ पर पे आ करके और रोज़गार जो है वो उनको मिल रहा है रोज़गार, और वो लोग अपनी आजीविका के लिए जो है वो इस प्लांट के ऊपर निर्भर है। इस प्लांट पे निर्भर है। सरकार से किस तरीके का आपको मदद मिल रही है यहाँ पे इस प्लांट को चलाने में? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने एक पलायन की जो बड़ी समस्या है, यहाँ पे फैक्ट्रीज़ की कमी है, ऐसा लोग कहते हैं, और उनको गुजरात और राजस्थान जाना पड़ता है काम के सिलसिले में। तो आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, यहाँ पे इसकी शुरुआत की, उसके बाद आपको किस तरीके की मदद मिली है? सरकार से खूब सहयोग मिला। जो है सबसे पहले तो अंगूर प्रसंस्करण की नीति ही नहीं थी हमारे प्रदेश के अंदर, तो सरकार ने जो है वो, चूँकि जैसा कि हमने चर्चा करी कि किसानों की यूनिट है, 18-20 किसानों का ग्रुप है जो इस यूनिट को संचालित कर रहा है और उनके बच्चे आगे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इसमें लगी हुई है। तो सरकार ने अंगूर प्रसंस्करण नीति बनाई सबसे पहले, जिससे संभव हो पाया कि हम लोग किसान लोग जो है वो ये वाइनरी उपक्रम को स्थापित कर पाए। उसके बाद सरकार ने समय समय पर उसमें अमेंडमेंट्स किए, आउटलेट की व्यवस्था हमको दी मार्केटिंग करने के लिए। नहीं तो हमारे यहाँ पे पहले जो पुराने समय में चलता आ रहा था वो ठेका पद्धति चल रही थी, और चूँकि वाइन जो है वो शराब से अलग हट करके अंगूर की वाइन और इसका जो क्लाइंटेज है वो भी पूरा अलग है। तो सरकार ने इस बात को समझते हुए जो है हमने मांग रखी थी सरकार के सामने, और किसानों की मांग सरकार ने सुनी। और जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे और आज जो नए मोहन यादव जी मुख्यमंत्री है वो भी बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, तो सरकार ने जो है वो पॉलिसी में कई बार अमेंडमेंट किए, जिसमें हमको मार्केटिंग की व्यवस्था दी, जिसमें हमको रिटेल आउटलेट की व्यवस्था दी और फ्रेंचाइजी आउटलेट की व्यवस्था दी है। और जो है वो उद्यानिकी फसलों के लिए, अंगूर के लिए
कई तरह की स्कीम भी सरकार की तरफ से समय समय पर आती रहती है। तो हमारे यहाँ की सरकार जो है वो खूब मददगार रही है अभी तक हमारे इस उपक्रम के लिए, और उसी की वजह से संभव हो पाया है कि हमारे जैसे छोटे किसान है ना, कम भूमि वाले किसान मिल करके ग्रुप में जो है कोऑपरेटिव के रूप में मिल करके और इस तरह का असंभव सा उपक्रम खड़ा करके आज सफलतापूर्वक संचालित कर पा रहे हैं। अभी आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे होंगे यहाँ पे? देखिए, जैसा मैंने बताया कि खेती के अंदर बहुत बड़ा रोजगार है। इसमें खेती के अंदर जो है वो करीब 1,500-2 हज़ार लोग जो है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। और वाइनरी के अंदर ये वाइनरी उपक्रम और करीब 60-65 हमारे आउटलेट हो चुके हैं। तो वो सब मिला करके यहाँ पे भी 1,000-1,200 लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसके अंदर भी जो है वो रोजगार उनको मिल रहा है। एक मेरा आखिरी प्रश्न है जिसकी बात हमने वीडियो शुरू होने से पहले की थी। इस सब की शुरुआत कैसे हुई? आपने कहाँ से ये सब आपके दिमाग में विचार आया कि मुझे इस तरीके से करना चाहिए? थोड़ा बैकग्राउंड अपना बताते हुए, और फिर आपने क्या क्या करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे? देखिए, इसकी जो शुरुआत थी, हमारे जो बड़े पिताजी स्वर्गीय श्री अंबाराम जी पाटीदार, उनका सपना था कि किसानों की प्रसंस्करण यूनिट होना चाहिए। तो उन्हीं को सपने को साकार करते हुए, वो तो अनफॉर्चुनेटली रहे नहीं जब हमने ये यूनिट शुरू करी। तो हमारे यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तो सबसे पहले जैसे मैं ग्रेजुएशन हुआ, बाद में पिताजी ने ज़मीन बेची थी मुझे बाहर पढ़ाने, क्योंकि वाइन का कोई नॉलेज नहीं था हमारे यहाँ पे। कोई वाइन को कोई जानता नहीं था, ना कोई इसको हमारे देश में उस समय जो वाइन मेकर आते थे वो बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते, तो हम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो ये समझ में आया कि इसको अगर सीखना है तो खुद के पास में नॉलेज होना चाहिए और खुद घर के लोग होना चाहिए। तो फिर जो है वो पिताजी ने ज़मीन बेची। अमेरिका में मैंने इसकी ट्रेनिंग ली, वहाँ पढ़ाई करी, मैंने जॉब भी करी अमेरिका में 3-4 कंपनियों में, अलग अलग बहुत अच्छे जॉब ऑफर थे। वहाँ से छोड़ करके आया, मैंने न्यूजीलैंड में जॉब करी। और बाकी सब परिवार ने मिल करके, हमारे जो बाकी सब किसान हैं, जैसे राजेश है मेरा भाई है, कज़िन है, तो इसने MBA किया है, तो मार्केटिंग का पूरा काम इसने संभाल लिया है और आज मार्केटिंग पूरी ये देख रहा है। वैसे ही एक भाई ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है, तो वो CA का काम कर रहा है। किसी ने LLB की है, तो वो जो तो बाद में जो है पूरी जो नई जनरेशन जो है वो सबको पढ़ाने में लगाया और सब पढ़ लिख करके आकर के और इस उपक्रम में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। जी बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि अगर आप एक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने घर को, परिवार को छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ता। जैसे राजेश जी हैं जिन्होंने MBA किया और वो यहीं पे आपके साथ सेटअप में जुड़ गए। कुछ लोग और हैं जिनको मौका मिला और अब ये प्लांट इतना बड़ा हो गया है तो आगे भी और लोगों को रोजगार मिल सकता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से प्लांट आपके सामने बढ़ ही रहा है। अभी ये नई फैक्ट्री स्थापित हमने इस साल करी है और इसके साल जो हमारी क्षमता वृद्धि भी हमारी यहाँ हो रही है। तो और नए लोग जो है वो अभी जितनी टीम है उससे 2 गुना 3 गुना टीम के साथ में अंगूर का रकबा बढ़ा करके और वाइनरी की टीम बढ़ा करके और हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी की वाइन बना करके और यहाँ से एक्सपोर्ट के सपने के साथ में जो है वो काम कर रहे हैं। हमारे साथ राजेश जी भी मौजूद हैं यहाँ वाइनरी में, जो मार्केटिंग का पूरा काम देखते हैं। तो किस तरीके से मार्केटिंग का प्रोसेस आप चलाते हैं और क्या समस्याएं आती हैं और क्या आगे के लिए आप इसमें भविष्य देखते हैं? देखिए, वाइन मार्केटिंग जो है मतलब पहले तो सबसे बड़ा टिपिकल टास्क है कि ये रहता है, क्योंकि आज भी इंडियन कल्चर में ये ऐसा ज़्यादातर जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए वाइन और शराब ये डिफ्रेंशिएट कर पाना बड़ा मुश्किल था कुछ समय पहले तक। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़्यादा हुई, मोबाइल पे सारी चीज़ें एक्सेस होने लगा और यूथ पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना, तो लोग समझने लगे कि वाइन अलग होता है, लिकर अलग होता है। तो ये हमारा अभी तक का जो तरीका था कि जिसमें लोगों को डिफ्रेंशिएट करके बताना कि भाई वाइन क्या होता है, कैसे इसको कंज्यूम किया जाता है, उसके क्या हेल्थ पे बेनिफिशियल एस्पेक्ट हो सकते हैं, या जैसे अगर आप लिकर कंज्यूम करते हैं तो उसके कंपैरिजन में अगर वाइन कंज्यूम किया जाता है तो वो कैसे आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। ये वाइन के साथ में फिर क्या होता है कि एक बड़ा कल्चर होता है कि इसके साथ में फूड को एसोसिएट कर करके डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स के साथ में डिफरेंट काइंड ऑफ वाइन्स जो टेस्ट की जाती है, तो उसको लेकर के अवेयर करना, लोगों को एजुकेट करना, ये हमारा अभी कोर एस्पेक्ट रहा है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। और मार्केटिंग के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी पहले के, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने जब पॉलिसी इंसेप्ट करी थी तो उस समय 2010 तक जो था वाइन के सेलिंग के लिए जो व्यवस्थाएं थी वो ऐसी थी कि ये लिकर शॉप के थ्रू बिक रहा था। तो ये एक बहुत टिपिकल था कि एक वाइन का जो कंज्यूमर होता है वो इलाइट क्लास कंज्यूमर होता है, वो समझना चाहता है वाइन को। ऐसा ये लिकर नहीं होता है कि बस झट से आपने किसी भी लिकर शॉप पर गए, पैसे फेंक और उधर से वाइन आपको जो है लिकर दे दी जाती है और वो छुप करके पी जाए। ये उस तरीके का ड्रिंक नहीं है, ये एक सोशल ड्रिंक है या ये एक फैमिली ड्रिंक है। तो वो उसी तरीके से एंजॉय किया जाए और उसके लिए लोगों को समझाना, तो उसके लिए एक आपके पास में एलिजेंट प्लेस होना चाहिए। और इसकी डिमांड हम लोगों ने गवर्नमेंट से 2010 में करी थी। तो गवर्नमेंट ने हमें सेपरेटली रिटेल आउटलेट अलॉकेट किए थे कि आप स्टेप बाय स्टेप धीरे फिर 2010 से हमने स्टार्ट किया 1 आउटलेट, 2 आउटलेट, 3 आउटलेट। इसे 2014 में फिर हमें फ्रेंचाइजिंग आउटलेट का जो है वो परमिशन गवर्नमेंट ऑफ MP की तरफ से मिला। उसके बाद में फिर हमने आउटलेट के एक्सपेंशन किए जहाँ एक्सक्लूसिवली
केवल और केवल हमारी ही यूनिट के अंदर बनी हुई वाइन जो थी वो हमारे आउटलेट के थ्रू सेल होती है। तो वहाँ जब कंज्यूमर आता है तो उसको एक एलिगेंस होता है, वो फील होता है, मतलब फीमेल कंज्यूमर्स चूँकि वाइन को ज़्यादा पसंद करती हैं तो उनके लिए बड़ा अच्छा माहौल होता है, तो वो वाइन को समझ सकते हैं, उनको हम समझा सकते हैं, तो वो एक बड़ा अच्छा माहौल बना और उसी की वजह से जो है वाइन का एक नया मार्केट अच्छा बन करके रेडी हुआ। अब रही फ्यूचर में तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में, जैसे जो आपने देखा कि हमारा एक नया प्लान बना है, तो यहाँ हम हॉस्पिटलिटी को लेकर के, वाइन टूर्स को लेकर के, एग्रो टूरिज़्म को लेकर के, रूरल टूरिज़्म, चाहे जो भी जो लोग बाहर रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, वो काफ़ी और स्पेशली पोस्ट कोविड के जो सिनेरियो अगर देखें तो लोग रूरल एरिया में कंट्री साइड जा करके और पीसफुली माहौल में वाइन एंजॉय करना और फूड एंजॉय करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक ऐसा हम लोग ये डेडिकेटेड प्लेस बना रहे हैं कि कोई भी कंज्यूमर जब या कोई भी वाइन लवर्स थ्रू आउट द कंट्री, आउट ऑफ कंट्री से अगर यहाँ आए तो वो यहाँ पे वाइन टेस्ट कर सके, वाइन एंजॉय कर सके, खेतों में घूम सके फ्रीली, वो जाए अपने हाथों से सब्जियाँ तोड़ करके ला करके और हमारे किचन में बना करके डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वाइन्स को वो एंजॉय करें। तो इस तरीके को लेकर के हम लोग जो है वाइन टूर, टेस्टिंग और ये चीज़ों को लेकर के हम लोग बढ़ रहे हैं। दूसरा हम हॉस्पिटलिटी को लेकर के, चूँकि वाइन जो होता है वो एक परफेक्ट तरीके से अगर पोर किया जाए, परफेक्ट तरीके से अगर सर्व किया जाए तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। तो स्पेसिफिकली जो होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं, जो होटल मैनेजमेंट के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके लिए एक ये सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं, उनके करिकुलम का पार्ट भी होता है। तो उनके लिए स्पेशल डेडिकेटेड सेल हम लोग बना रहे ताकि वो आए, यहाँ पे देखें और उस तरीके से वो 5 स्टार होटल में सर्व की जा सके। वाइन जो है लिकर से किस तरीके से अलग है और कितना अल्कोहल की मात्रा रहती है, सारी चीज़ें अगर आप हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाना चाहें तो। बड़ा क्योंकि अगर अभी हम भी लोग समझे, बड़े हाँ, शहरों में बड़े भी शहरों में, जी। वही चीज़ है कि वाइन का मतलब लोग उसी तरीके से उसी समझते तरीके हैं। से। तो बड़ा बेसिक डिफरेंस अगर हम लोग समझें अगर इसको, तो क्या होता है कि वाइन जो होता है वो ग्रेप्स के जूस से बनता है, मतलब फ्रेश ग्रेप्स आता है। ऐसा नहीं होता है कि वाइन जो होता है कि किसी तरीके से उसको सड़ा करके या उसको डिकम्पोज करके इस तरीके से बनाया जाता है। जबकि लीकर का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो जो होता है डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू बनता है। जैसे विस्की, वोदका, रम, हम कुछ भी लेते हैं वो 3 से 4 दिन 5 दिन की बनने की प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन होता है, डिस्टिल होता है। उसका मेन प्रोडक्ट अल्कोहल होता है। वो अल्कोहल से फिर एक अल्कोहल से डिफरेंट काइंड ऑफ जो है वो विस्कीज बना सकते हैं, अलग अलग फ्लेवर एंड सब सारी चीज़ें मिला करके। लेकिन वाइन ऐसा नहीं होता है। वाइन होता है कि अगर आपको एक तरीके का वाइन बनाना है तो उसके लिए डिफरेंट ग्रेप वेराइटीज़ चाहिए होंगी, डिफरेंट ग्रेप वेराइटीज़ आएगी, फ्रेशली वो अर्ली मॉर्निंग हार्वेस्ट करके और फिर प्रोसेस में आता है। और ये पूरा वाइन जो बनता है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू बनता है। इसके अंदर जो अल्कोहल बनता है वो नेचुरली बनता है। ये एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि जैसे लीकर के अंदर जो अल्कोहल मेन प्रोडक्ट बनता है और अल्कोहल का मार्केट होता है, लेकिन वाइन जो है ये एक तरह से कहा जाए कि ये फ्रेश जूस का मार्केट है विथ अल्कोहल। ऐसा तो अल्कोहल इसके अंदर जो होता है वो नेचुरली प्रोसेस के दौरान बनता है, इसके अंदर अल्कोहल एडिशन होता नहीं अलग से। अगर हम लोग अल्कोहल वाइज कंपैरिजन करते हैं, जैसे विस्की, वोदका, जितने भी हार्ड लिकर्स होती हैं उनकी अल्कोहल स्ट्रेंथ 40 से लगा करके 48% तक होती है, 42% से 48%। मतलब वो जो लोग इन्जॉय करते हैं वो एक तरीके से उसको मैं हमारे यहाँ अभी भी इंडियन कल्चर जो होता है कि वो विस्की के इन्जॉय करने का तो नहीं है। बहुत सारे लोग तो अभी भी ऐसे है कि वो महंगी से महंगी विस्की लेते हैं लेकिन उसको बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक के साथ में मिला करके यूज़ करते हैं। तो एक तरह से वो कोल्ड ड्रिंक के टेस्ट में नशा करना चाहते हैं, लेकिन जबकि वास्तव में ऐसा कल्चर होना नहीं चाहिए। जबकि वाइन होता है, वाइन न तो जब बनता है तब उसके अंदर पानी मिलाया जाता है, न जब वो कंज्यूम किया जाता है तब उसके अंदर कोई पानी का एडिशन होता है। ये फ्रेश जूस होता है। फर्मेंटेशन इसके बनने का जो टाइम होता है वो भी लगभग इनिशियल फर्मेंटेशन 5, 10, 15, 20 दिनों का होता है। उसके बाद में कम से कम जो लीस्ट टाइम अगर हम लोग माने तो वाइट वाइन जो होती है वो 4 से 5 महीनों के अंदर बनती है, रेड वाइन 7 से 8, 10 महीनों के अंदर, 12 महीनों के अंदर बन करके रेडी होती है और वो भी बड़ी फ्रेश होती है। उसके बाद में तो फिर इसका एजिंग का समय होता है। उसके बाद में फिर जितनी वाइन पुरानी होती है उतनी अच्छी होती है अगर वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस से रखी जाए। तो ये एक बहुत वास्ट और बहुत अच्छा रिच कल्चर है। और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आज आई है, ये चूँकि फॉरेन में फ्लरिश हुई है, लेकिन अगर इसका हम इंसेप्शन देखें तो ये कहीं ना कहीं ट्रेडिशनली हमारे यहाँ हमारे कल्चर में ये इन रूटेड था। अगर हम लोग तो एंशिएंट टाइम से भी अगर कोरिलेट करें तो हमारे यहाँ सूरा और मदिरा ये 2 अलग अलग वर्ड है। तो सूरा जो बेसिकली यूज़ किया जाता था वो ग्रेप्स की बनी हुई वाइन के लिए यूज़ किया जाता था, मदिरा जो होता था वो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता था। अगर हम लोग इसको पौराणिक काल से भी देखेंगे तब भी ये चीज़ें मिलती हैं। ये दोनों डिफरेंट है और ये हेल्थ को लेकर के लोग इसको कंज्यूम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम नशे के लिए इसको कंज्यूम किया जाए। नशा इसका एक सेकेंडरी पार्ट होता है जो एक इन्जॉय कराता है, लेकिन मेन एस्पेक्ट जो है इसका वो हेल्थ के लिए लोग यूज़ जी बिल्कुल। देखिए वाइन बनने का पूरा प्रोसेस, किस तरीके से इसकी मार्केटिंग है, किस तरीके से आप लोगों के काम आ सकता है, तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझाया कैसे खेतों से यहाँ तक पहुँचा और किस तरीके से एक जो पलायन की बड़ी समस्या है इस इलाके में, खासतौर पे मैं अगर इस प्लांट की बात करूँ तो वो भी कहीं ना कहीं इस प्लांट के बनने से थोड़ा दूर हुई है। कैमरे के पीछे हैं गोविंद, मेरा नाम है विपिन।